नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ऐसे के पेपर के रिस्पेक्ट में बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं और ऐसे का पेपर आया भी इस बार बड़ा जबरदस्त है। मतलब इस पर्टिकुलर पेपर को देखा तो अंदर से खुशी सी हुई। खुशी सी क्यों हुई मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे और लोगों के मैंने रिव्यूज देखे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट अब तक इस ऐसे का पेपर का रिव्यू डाल चुके हैं। आपने दिया है तो वेल एंड गुड। अब जिन लोगों ने दिया है आई होप वो मेरी वीडियो अभी ना देख रहे हो, क्योंकि वो अपने बाकी पेपर्स की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स अगले साल देने वाले, मतलब 2022-2023 में, वो इस पर्टिकुलर ऐसे के पेपर को देखेंगे तो उनको हल्का फुल्का डर लगेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये ऐसे का यूपीएससी का पेपर नहीं, ये फिलॉसफी का पेपर है। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये जो ऐसे का पेपर आया है, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। मैं आपको बताता हूँ ये डिफिकल्ट क्यों नहीं है। बहुत सारे लोग जब यूपीएससी के एग्जाम को देखते हैं तो वो सिलेबस वाइज तैयारी करते हैं। जीएस पेपर 1 की अलग, जीएस पेपर 2 की अलग, जीएस पेपर 3 की अलग, जीएस पेपर 4 की अलग। जरूरी है करना। मैंने आपको तैयारी करने के तरीके में बताया भी है कि आप जीएस पेपर 1 के अलग नोट बनाओ, 2 के अलग बनाओ, 3 के अलग बनाओ, 4 के अलग बनाओ। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ऐसे के पेपरों के टॉपिक को भी जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। वो फिलॉसफी इस पर्टिकुलर ऐसे के पेपर में फेल हो जाएगी। पहली बात तो आपको सही ऐसे को आइडेंटिफाई करना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। और सही ऐसे अगर आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको इतने फैसेट मिल जाएंगे ना जवाब देने के, जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक दो टॉपिक्स पढ़ते हैं। पहले सेक्शन ए का देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। दूसरा है योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। अभी इसके बारे में आते हैं। फिलॉसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज अ चाइमेरा। अब सबसे खास बात यहां पे यह है कि अगर आपको चाइमेरा का वांटलेसनेस, देखिए वांटलेसनेस की जो थ्योरी है, अगर इसका आप बेसिक देखो तो वांटलेसनेस इकोनॉमिक्स में ह्यूमन बिहेवियर में जेके मेहता साहब की दी हुई एक थ्योरी है। इट इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ मींस टू द एंड ऑफ वांटलेसनेस, मतलब आपकी वांट की लेसनेस। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज अ चाइमेरा। अगर आप थोड़े भी इन शब्दों के मतलब में कंफ्यूज हो रहे हो, चाइमेरा, मटेरियलिज्म, वांटलेसनेस, यूटोपियन, तो आप इस टॉपिक को सीधे सीधे छोड़ दो, दिमाग हटा दो। तीन अभी भी बचे, उसमें से डिसाइड करो। फिर अगला है द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल। तो तीसरे में अगर आपको शब्दों का मतलब नहीं पता है तो आपको बचे तीन टॉपिक आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं आपको एक दो ब्रीफ पॉइंट्स ही बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप क्या क्या मैनिफेस्टेशंस निकाल सकते हो। आज की डेट में हम ह्यूमंस जिस प्रकार की भी जिंदगी जीते हैं उसमें टेक्नोलॉजी डोमिनेट करती है। तो कभी कभी हम आगे किस प्रकार से अपने एक्शंस को इवॉल्व करेंगे, इस बात का डिपेंड करेगा कि हमारे पास किस टेक्नोलॉजी का एक्सेस है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में रहने वाला इंसान को अगर आप अफ्रीका के सूडान देश के किसी एक गांव में रहने वाले इंसान से कंपेयर करो और फिर उसी इंसान को यूएस के न्यूयॉर्क शहर में किसी लग्जूरियस सेटिंग में रहने वाले इंसान से कंपेयर करो, तो टेक्नोलॉजी इन तीन अलग अलग कंडीशंस के इंसानों पे किस प्रकार का इंपैक्ट डालेगी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये तो एक इंडिविजुअल ह्यूमन की मैंने बात की। वहीं आप कंट्री के लेवल पे देख लो, सरकारों के लेवल पे देख लो। आज की डेट में जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है वो सबसे आगे चल रहा है। यूएस आज की डेट में इतना आगे क्यों है? अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे आगे है। तो बेसिकली प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। और यहाँ पे अपने बारे में आप इंडिविजुअल ह्यूमन हो सकते हो, एक राज्य की बात हो सकती है, एक देश की बात हो सकती है, एक क्लास की बात हो सकती है, एक कम्युनिटी की बात हो सकती है। यहाँ पे कितने वेराइड मैनिफेस्टेशंस निकल आएंगे इसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हो। उसी प्रकार से जो सेकंड टॉपिक है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। सबसे पहले तो इसको आप इंडिविजुअल लेवल पे जोड़ सकते हो। दूसरा आप इसको इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिया चाइना के रिलेशन। तो चाइना इंडिया के बारे में जो भी स्टेटमेंट्स देता है उस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि चाइना की खुद की सोच कैसी है। जिस प्रकार के डिसीजंस चाइना इंडिया के रिस्पेक्ट में ले रहा है उससे क्या पता चलता है कि चाइना की खुद का नेचर किस प्रकार का है। फॉरेन पॉलिसी में कितनी धोखेबाजी, कितनी चालाकी, कितनी कनिंगनेस चाइना करता है, ये हम सबको पता है। ये मैंने सिर्फ आपको एक फैसेट बताया है। इंडिविजुअल लेवल पे भी आप इस बात को इंप्लीमेंट कर सकते हो। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप उसको कैसा समझते हो, आपकी उसकी नज़रों में क्या इमेज है, उसकी आपकी नज़रों में क्या इमेज है, ये स्टेटमेंट वहां पे भी सेट बैठता है। तो आप समझ पा रहे हो मेरा कहने का मतलब है कि जो ये टॉपिक्स है ना,
ये टॉपिक्स के मैनिफेस्टेशंस बहुत वैराइड है, इनको आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से मत जुड़ो। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, अथाह हिसाब है यहाँ पे। जैसे सेक्शन बी में अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक को देखो, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। अब ये कितना आप कह लो कि वैराइड टॉपिक है। सोचिए आज की डेट में ऐसी कौन सी चीज है जहां पे रिसर्च नहीं लगती है। अगर मनरेगा पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को इंप्लीमेंट करना है, उज्ज्वला योजना को इंप्लीमेंट करना है इंडिया के अंदर, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर बांटने, तो किसी भी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने से पहले सरकार को रिसर्च करनी पड़ती है। अगर इस लोगों को कोई सैटेलाइट लॉन्च करना है, उससे पहले सरकार को रिसर्च करनी है। आपको यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करनी है, तो तैयारी करनी शुरू करने से पहले आपको रिसर्च करनी है कि भाई आपके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, कितना समय आपके पास है, बैक एंड में आपके पास कौन सी जॉब है। ये क्या है? रिसर्च है। एक कंट्री अपनी साइंस एंड टेक को बढ़ाने के लिए बैक एंड में रिसर्च करता है। तो रिसर्च के कितने वेराइड मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन 6 है ना, ये व्हाट इज, जो टॉपिक 6 है, व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, ये पर्टिकुलर टॉपिक अगर आप सिलेक्ट करते हो ना ऐसे में लिखने के लिए, तो इसमें आपको बहुत वेराइड मैनिफेस्टेशन मिल जाएंगे। आप आराम से 1000 वर्ड लिख दोगे यहाँ पे। वहीं पे अगर इस सेक्शन बी का भी 7th वाला टॉपिक देखो, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। अब इस 7th वाले टॉपिक में प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जिसने अपना हिस्ट्री ले रखा है ऑप्शनल उसके लिए तो ठीक है। तो हिस्ट्री अपने आप को बार बार रिपीट करती है, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। तो आपको यहाँ पे हिस्टोरिकल इंस्टेंसेस को कोट करना पड़ेगा कि कहाँ पे हिस्ट्री ने अपने आप को ट्रेजेडी की तरह रिपीट किया और फिर कहाँ फार्स की तरह रिपीट किया, और ऐसे 4-5 सर्कमस्टांसेस आपको कोट करने पड़ेंगे, तब जाकर आपका जो आंसर होगा वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक हिस्ट्री की नॉलेज आपको चाहिए 7th नंबर के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत आप साइड कर सकते हो। बट अगर आप ये छठा वाला टॉपिक इस्तेमाल करते हो तो इसमें तो बेहिसाब पॉइंट आपको मिल जाएंगे बैठे बैठे। तो जिन लोगों को भी लग रहा है कि ये जो ऐसे के टॉपिक्स आए हैं ये थोड़े से मुश्किल आए हैं, देखिए अगर आपकी इंग्लिश की ड्राफ्टिंग मुश्किल है, अगर आपको जैसे मान लीजिए जिस भी सब्जेक्ट में आप आंसर लिख रहे हो, आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हो, हिंदी में आंसर लिख रहे हो, अगर उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपकी ड्राफ्टिंग स्किल्स कमजोर है तो ये ऐसे का जो टॉपिक है ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर आपने दिमाग में आए हुए आइडिया को एक बहुत अच्छे से शब्दों में पिरो के आंसर्स अपने लिख सकते हैं मेंस के, ऐसे के, तो उस केस में ये जो पूरा का पूरा पेपर है वो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, ना ही वो आपके लिए इतना खतरनाक होना चाहिए। थोड़ा फिलोसॉफिकल दिखने को लग रहा है तो क्वेश्चंस भले यहाँ पे आपको फिलोसॉफिकल दिख रहे हो, लेकिन आंसर्स आप फिलोसॉफिकल लिखो इसकी कोई जरूरत नहीं है। आंसर्स आप जर्नलिस्ट भाषा में लिख सकते हो, बशर्ते जो कंडीशंस आप कोट कर रहे हो वो रेलेवेंट हो, वेल ड्राफ्टेड हो, यूनिक हो, रिपीटेड ना हो और सेंसिबल साउंड करें। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है। फिलोसॉफिकल टॉपिक लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर भी फिलोसॉफिकल होना चाहिए। तो फिलोसफी ऑफ वांटनलेस इज यूटोपियन व्हाइल मटेरियलिज्म इज अ चाइमेरा, इसके आंसर में फिलोसॉफिकल आंसर लिखना जरूरी नहीं, आंसर आप जनरल भी लिख सकते हो, बशर्ते फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आपको समझ में आए। तो जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट और सबसे आसान और सबसे वाइड रेंजिंग लग रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, जो कि मेरे हिसाब से दोनों सेक्शंस में मैंने आपको बता दिए। ये सेक्शन बी में आप चुन सकते हो व्हाट इज रिसर्च बट अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज, ये मुझे काफी सही लगा है। और सेक्शन ए में द रियल इज रैशनल एंड द रैशनल इज रियल, या तो ये पकड़ सकते हो या फिर प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकल आउटसोर्स, इस वाले में आपको काफी कुछ मिल जाएगा। सेकंड वाले में भी काफी पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट और फोर्थ में काफी पोटेंशियल है पॉइंट्स ढूंढने का। ऐसे के पेपर में एक और खास बात होती है, पहले 10 मिनट में लिखने की मत सोचो। पहले 10 मिनट में एक काम करो, जो आपका रफ वाला पोर्शन होता है ना, उस रफ वाले पोर्शन में पहले तो ये डिसाइड करो कि आपके दिमाग में आइडियाज कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, उन आइडियाज का एक ब्रीफ जिस्ट बना लो। ठीक है ना, हो सकता है शुरू में आपके दिमाग में कुछ कुछ आ रहा हो तो हल्का सा याद किया, 12-13 पॉइंट ऐसे बना लिए, फिर ड्राफ्ट करते समय उन पॉइंट्स की तरफ देखते चलो और एक क्रोनोलॉजी में उन पॉइंट्स को अपने आंसर्स में लिखते चलो। 10 से 15 मिनट या 20 मिनट तक मैं कहूंगा ऐसे को शुरू करने से पहले अपने आंसर्स को ड्राफ्ट करो, अपने दिमाग में क्लियर करो कि कौन सा ऐसे सेलेक्ट कर रहे हो। 20 मिनट बाद लिखना शुरू करो, ठीक है, ठीक ठाक स्पीड है तो आराम से मैनेज कर लोगे। आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया हो, थोड़ा बहुत सेंसफुल बातें आपको यहाँ पे लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपका कोई और पर्सन है जो ऐसे में इस प्रकार से थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है तो आप उसको इस वीडियो शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों चीज़ों का लिंक नीचे दिया हुआ है। ज्वाइन बटन दबा के अगर आप चाहें तो हेल्प कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, इससे वीडियो को एंगेजमेंट बढ़ता है, यूट्यूब वीडियोस को और शेयर करता है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।